नमस्कार, मैं एक्शन टुडे 24/7 से अभिषेक नोटियाल। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यदि बात करें राजधानी देहरादून की, तो राजधानी में भी कोरोना का कहर नहीं थम रहा है। डीएम आशीष श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता में कोरोना वायरस पर अपडेट देते हुए कहा, 3 की सिचुएशन को लेकर के जनपद देहरादून के अंदर लगभग 4,900 केसेस जो है इस समय रिपोर्टेड हैं और इसमें से हमारे एक्टिव केसेस जो हैं वो लगभग 1600 के आसपास हैं और लगभग इसमें से जो डेथ्स हैं हमारे यहाँ वो 153 लोगों की डेथ हुई है। इसमें जो देहरादून से रिलेटेड केसेस हैं उनमें काफ़ी जो नंबर है डेथ का वो रिलेटिवली काफ़ी कम है। बहुत सारे लोग, आपको पता है कि टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर की वजह से देहरादून आते हैं, तो बहुत सारे लोग कोमॉर्बिडिटी की वजह से हमारे जो उत्तर प्रदेश के हमारे पड़ोसी जनपद हैं, इसके अलावा उत्तराखंड के अन्य जनपदों से लोग यहाँ पर आते हैं, तो उसकी वजह से ये इशू है। लगभग 74,000 सैंपल्स जो है अभी तक टेस्ट किए जा चुके हैं और टेस्टिंग कंटिन्यूअस चल रही है हमारे यहाँ। लगभग पर डे 1600 के आसपास टेस्ट इस समय जो है देहरादून के अंदर किए जा रहे हैं। इसमें हमारा बॉर्डर है, इसके अलावा हमने स्टैटिक सेंटर्स बना रखे हैं जैसे तीलू रौतेली, जहाँ पर अगर कोई जाके टेस्ट कराना चाहता है विद प्रेस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर या हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है तो हम उसकी टेस्टिंग वहाँ पर करवा रहे हैं। दून में केसेस बढ़ने की वजह से अभी जो हमारे हिमालयन हॉस्पिटल है, संत श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल है, इसके अलावा CMI और मैक्स हॉस्पिटल, इनके अंदर बेड्स जो है वो रिज़र्व किए गए हैं और जो गवर्नमेंट के प्रेस्क्राइब्ड रेट्स हैं उन रेट्स के ऊपर वहाँ पर भी लोग अपना इलाज करा सकते हैं। बेड्स बढ़ाने को लेकर के अभी हम लोगों की चर्चा हुई है IMA के साथ। हम और भी हॉस्पिटल्स में बेड को रिज़र्व कर रहे हैं। बेड्स की कमी बिल्कुल नहीं है। आज भी 1600 केसेस हैं और 1600 केसेस के बावजूद हमारे यहाँ लगभग 3200 के आसपास बेड्स अवेलेबल हैं। तो जो हमारे कोविड केयर सेंटर्स हैं वहाँ पर, पेड कोविड केयर सेंटर्स हैं वहाँ पर, हॉस्पिटल्स में बेड्स हैं। अभी हमारा प्रयास ये है कि हम ICU बेड्स और बेड्स विथ ऑक्सीजन जो है वो और ज़्यादा बढ़ा पाएँ, जिससे कि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि देहरादून को अपने जनपद, जो हमारा जनपद है, उसके लोगों के साथ साथ प्रदेश के अन्य जनपदों के भी जो ऐसे सीरियस केसेस होंगे उनको भी यहीं पर ट्रीटमेंट के लिए लाया जाता है, तो उनकी भी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा एक चीज़ और कही गई है, इधर बीच देखने में आया है कि बहुत सारे लोग जो है वो टेस्टिंग के समय अपना मोबाइल नंबर जो है वो गलत दे रहे हैं, जिससे उनको ट्रेस करने में दिक्कत हो रही है। तो ऐसे लोगों के लिए भी अभी जितनी भी लैब्स हमारी हैं उन सारी की सारी लैब्स में ये निर्देशित किया गया है कि जो हमारा ऐप है जिसमें OTP के माध्यम से सैंपल लिया जाता है, उसी के माध्यम से सैंपल लिया जाए, जिससे कि इस तरीके की फर्दर कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देहरादून के कालसी स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की शिक्षिका सुधा पेनेली को आज महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से नवाजा गया। कोरोना महामारी को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी शिक्षकों को राष्ट्रपति महोदय द्वारा सम्मानित किया गया। सुधा पेनेली को एकलव्य के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। देहरादून कचहरी स्थित NIC भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। जी, इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं अपने सभी शिक्षक साथियों को ये संदेश देना चाहूँगी कि पहले तो ये माने कि आई एम अ टीचर बाय माय चॉइस, और जब हम अपनी चॉइस से टीचर बने हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि समाज में जो शिक्षक वर्ग है उसको बाकी सभी प्रोफेशन से कहीं ऊंचा दर्जा प्राप्त है। तो उस गरिमा को कायम रखते हुए हम एक और अपनी सब्जेक्ट नॉलेज को अपडेट करते रहें टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ, और दूसरी तरफ पूरी ईमानदारी से और फुल डेडिकेशन के साथ हम अगर अपनी ड्यूटी करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो प्रयास हैं वो सफल होते हैं। बहुत खुशी हो रही है जब एक लंबी सेवा के दौरान किए गए जो हार्ड वर्क हैं उसका प्रतिफल इस रूप में मिलता है। तो जो खुशी मिल रही है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन साथ ही साथ कहीं एक हल्का सा अफसोस बोलूँगी मेरे सभी बाकी 46 जो शिक्षक साथी हैं कि अगर ये कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन आज मैं एक अपील भी करना चाहूँगी अपने पूरे शिक्षक साथियों की ओर से, माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कभी इस रूप में मिलने का सौभाग्य मिले तो हम उस समय का इंतजार करेंगे।
उत्तराखंड में जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उनकी ये उपलब्धि सरकार के प्रयासों का एक प्रमाण है। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता लाने के लिए उनकी ये उपलब्धि समस्त EMRS शिक्षकों को प्रेरित करेगी। वह स्कूल में अंग्रेजी की शिक्षिका हैं और ज़्यादातर सेवा प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों के स्कूलों में उन्होंने दी है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत अपनी स्थापना के बाद से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों EMRS के लिए विशेष गौरव की बात है। कोरोना वायरस के चलते देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी बिगड़ चुकी है, जहां GDP भी काफ़ी गिर चुकी है, जिस पर चिंता व्यक्त करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा, देखिए GDP में जिस तरीके से गिरा होता है -24, आप समझ सकते हैं कि देश जो है अर्थव्यवस्था के मामले में किस रास्ते से गुजर रहा है। सरकार ने कहा कि देवी आपदा की वजह से या कोरोना की महामारी की वजह से जो है ये गिरावट आई, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ और राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सत्य बात कही, भाई वर्तमान समय में तो हम मान लेते हैं कि जो GDP में गिरावट आई है वो कोरोना की वजह से आई है, लेकिन इससे पूर्व क्या हुआ, इस देश की अर्थव्यवस्था को सरकार ने उस दिन पटरी से उतारने का काम किया जिस दिन सरकार ने नोटबंदी जैसे मूर्खतापूर्ण निर्णय किया। और उसके बाद ये निर्णय करने के बाद तो ये तो करा ही करा नोटबंदी, ऊपर से जो है जिस तरीके से ये लागू किया गया हमारे यहाँ GST, उसका परिणाम है। और आज हमारी अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई है। आज उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही, आज उस पर कोई बात नहीं हो रही। आज अगर बात हो रही तो सुशांत राजपूत पर। आपको बताते चलें कि आगामी मानसून सत्र उत्तराखंड में 23 सितंबर व 24 सितंबर को होना है। सत्र की अवधि 3 दिन रखी गई है, जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने के मूड में नजर आ रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि अब देखिए, वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। स्वाभाविक बात है कि विधायकों में पसंद है और इससे पता चलता है कि राज्य के अंदर जो सरकार चल रही है वो किस रास्ते पर चल रही है। जब विधायक संतुष्ट नहीं है तो हम तो विरोध पक्ष के लोग हैं, विरोध के विधायक हैं, तो हमारे संतुष्ट होने की तो बात ही नहीं उठती। बल्कि उत्तराखंड का आम जनमानस भी सरकार की कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं है। सरकार हर मोर्चे पर और विफल सरकार की परिणति इसी तरीके से देखने को मिलती है। लेकिन मैंने कहा कि जब सत्र की बात हम करते हैं तो जो अवधि सत्र के वो मात्र 3 दिनों की। नेता प्रतिपक्ष निश्चित रूप से कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक आउट करने का काम करेंगे और उस पर चर्चा होगी कि इस 3 दिन के सत्र में सरकार किस तरीके से हाउस के अंदर एक्ट करेगी। अभी विधायक नाराज चल रहे हैं, मैंने वही कहा ना, अब ये बात कोई मैं तय कर दूं ऐसा नहीं है। तो नेता प्रतिपक्ष जब विधायकों की बैठक आउट करेंगी, सब विधायक उसमें मौजूद रहेंगे, सब अपनी बातें कहेंगे, तदनुसार जो हाउस की रणनीति बनती है। और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एक्शन टुडे 24/7 और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।